हमारे इंडियन कल्चर में एक चीज़ पर बहुत जोर दिया जाता है कि पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपके साथ कुछ नहीं जाता है। आई एग्री विद दिस थिंग। लेकिन एक बात और भी है, जब तक आप यहाँ जिंदा हैं तब तक आपको पैसे की ज़रूरत रहेगी, हर समय रहेगी। पैसे के बिना क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं? क्या कोई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि तुम पैसे के पीछे मत भागो, तुम पैसा मत कमाओ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर दूंगा? कोई नहीं लेता आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो वो आपको आपकी फ्रीडम की कॉस्ट पर मिलेगी। सो डू यू वांट टू लूज़ योर फ्रीडम? आई होप नहीं। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको सरवाइव करना है इस प्लेनेट पर, जब तक आप जिंदा हैं तब तक पैसा कमाना भी है और पैसा बचाना भी है। क्योंकि चाहे वो आपकी बेसिक नीड्स हों, रोटी कपड़ा मकान, या आपकी डिज़ायर्स हों कि आपको घूमना है, आपको कंफर्ट चाहिए, दोनों चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। तो पैसे को कमाना तो हम सीख जाते हैं, थोड़ा कमाएं या ज़्यादा कमाएं, लेकिन उसके बाद हमें ये नहीं पता होता कि पैसे को बचाना भी है और बचाकर उसको इन्वेस्ट भी करना है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट बेसिक इन्वेस्टिंग, कि इन्वेस्टिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी है और कैसे आपको पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है? सपोज़ आप पैसा कमा रहे हैं और उसमें से आप पैसे को सेव भी कर रहे हैं, बट आपने अगर अपने पैसे को सेव किया है तो वो पैसा आपका हर साल डेप्रिशिएट होता चला जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है। उसके कारण क्या होगा, आज आपने अगर 100 रुपये बचाए हैं तो उस 100 रुपये की वैल्यू अगले साल तक घट के 95 या 90 रुपीज़ रह जाएगी। तो आप आज 100 रुपये में जिस चीज़ को खरीद पा रहे हैं, अगले साल आप 100 रुपये में वो चीज़ नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ आपके जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है कि आप जो पैसा बचा रहे हैं उसको कहीं पर इन्वेस्ट करें, ताकि आप इस महंगाई की दर को बीट करके एटलीस्ट अपने पैसे की उस वैल्यू को सस्टेन करके रख सके, कि जो चीज़ आज आप उस पैसे से खरीद पा रहे हैं उसको आप कल भी खरीद पाएँ। दूसरा, आप हमेशा तो कमाते नहीं रहेंगे, कभी तो आपको रिटायर भी होना है, या हो सकता है कई बार ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस होती हैं कि जिसके कारण आप अपना जो काम कर रहे हैं वो आप ना कर पाएँ। तो उस केस में ये आपका सेव किया हुआ और इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपके काम आने वाला है। तो आपकी चाहे रिटायरमेंट प्लानिंग हो या फ्यूचर प्लान्स हो, उन सब के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए सेविंग एंड देन इन्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें और डिस्कस करें कि इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करनी चाहिए, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि इस चैनल पर मैं पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट एंड बुक्स और बुक समरी से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप भी अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पर हैं मेरी तरह, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट वी कैन कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी ऑफ आवर पर्सनल ग्रोथ। तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहली बात, ये जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मैं बता रही हूँ वो किसी प्रेफरेंस या सीनियरिटी ऑर्डर में नहीं है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस चीज़ में चाहें, जितना परसेंटेज चाहें अपने सेविंग्स का, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट की 4 बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ उनमें से एक है गोल्ड। तो गोल्ड को आप 2 तरीके से खरीद सकते हैं, या तो आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं, जिसमें आप आज अगर गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो जब भी आप उसको बेचेंगे तो उस टाइम पर जो रेट होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें आप अपने इस डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको इसके बदले में पैसे ही मिलेंगे, आपको गोल्ड फिजिकली नहीं मिलेगा। लेकिन बेनिफिट ये है कि आपको उस गोल्ड को संभाल कर नहीं रखना है, आपको कोई टेंशन नहीं है कि कोई आपसे उसको चुरा कर ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, ज्वेलरी की फॉर्म में खरीदते हैं, तो उसके 2 बेनिफिट हैं। मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही कि उसकी वैल्यू एनहेंस होगी, साथ में सेंटिमेंटल बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। आपको कोई ओकेजन है तो आप उस ज्वेलरी को पहन सकते हैं। तो अगर आप फिजिकल गोल्ड बाई करना चाहते हैं तो आप वो परचेज कर सकते हैं, अगर आप डिजिटल गोल्ड प्रेफर करते हैं तो आप डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में एक चीज़ है कि मेकिंग चार्जेस लगते हैं। मेकिंग चार्जेस लगते हैं, आई एग्री, बट कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मुफ्त में मिलती है? कोई भी काम आप करते हैं उसके सर्विस चार्जेस तो आप देते ही हैं। आप बाहर खाना खाने जाते हैं, वहाँ भी आप सर्विस चार्जेस देते हैं। आप कोई महंगी सी ड्रेस खरीदते हैं, उसकी स्टिचिंग कराते हैं, तब भी आप सर्विस चार्जेस दे रहे हैं, तब भी आप मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं। तो हर चीज़ पर मेकिंग चार्जेस तो लगते हैं। तो जैसे हम हर चीज़ के लिए सर्विस चार्जेस या मेकिंग चार्जेस देते हैं, तो फिर ज्वेलरी के भी मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं।
उसकी मेकिंग चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, बट हाँ, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई ज्वेलरी का पीस खरीदते हैं, तो वो आज से 10 साल के बाद उसकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी होती है कि आप उस मेकिंग चार्जेस को रिग्रेट नहीं करेंगे। और हॉलमार्किंग होने के बाद क्या है कि आपको एक बार मेकिंग चार्जेस देने होते हैं जब आप ज्वेलरी को खरीद रहे हैं। जब आपको उस ज्वेलरी को दोबारा से सेल करना है तो आपको वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। आपके गोल्ड की ज्वेलरी की जो वैल्यू उस टाइम पर होगी वो आपको मिल जाती है। हाँ, लेकिन फिजिकल गोल्ड खरीदते हुए एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि आपको हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदनी है। सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट, यानी कि प्रॉपर्टी बाय करना। इसमें आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप खरीदिए। और इसके लिए आपके पास अगर लमसम अमाउंट है तो आप उससे प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, लमसम अमाउंट नहीं है तो आप होम लोन लेकर भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उससे अगर आपके पास ऑलरेडी अपना घर है और आप फिर से होम लोन लेकर कोई और एडिशनल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आज के रेट पर आप होम लोन लेंगे, आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसे अगर आप रेंट पर चढ़ा देते हैं तो आपका जो किश्त है वो उस रेंट से निकल जाएगी, तो वो आपको बेनिफिट देगा। एंड ये रेंटल इनकम जो है वो तो आपको आज लगेगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी एनहेंस हो जाएगी कि जितना पैसा आपने आज इन्वेस्ट किया है और जो आप इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे हैं वो सब रिकवर होकर भी आपको बेनिफिट रहेगा। बट आपको उसके लिए होल्ड करना होता है कि रियल एस्टेट मार्केट में जब बूम आता है, जब अप साइकिल आती है, तब तक के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखना होता है। थर्ड ऑप्शन इज स्टॉक और शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप स्टॉक्स को खरीदते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि कोई भी कंपनी जिसका आपने स्टॉक खरीदा है तो आप उसमें उतने परसेंट का जितना आपने शेयर खरीदा है उसकी आप में हिस्सेदारी हो गई है। शेयर मीन्स आपका हिस्सा उतना हो गया और आप उस कंपनी में उतना परसेंट के मालिक बन गए हैं। तो आपको अच्छे से कुछ स्टॉक्स चूज करने हैं जिन कंपनीज पे आपको भरोसा है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ कर सकती है या ये कंपनी जो है ये स्टेबल है। तो उसको रिसर्च कीजिए, अच्छी सी कंपनी फाइंड आउट कीजिए जिस पर आपको भरोसा है और उस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, एक कंपनी में सारा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, खुद रिसर्च करनी है, दूसरों के बताने के अकॉर्डिंग आपको ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में परचेज नहीं करना है। या अभी आपने एक दो दिन देखा किसी स्टॉक का प्राइस बहुत बढ़ रहा है तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। उस कंपनी को थोरोली रिसर्च करके उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखना है ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे। फोर्थ ऑप्शन इज म्यूचुअल फंड्स। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है या जिनको स्टॉक मार्केट की बहुत समझ नहीं है, तो वो म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको खुद से चूज नहीं करना है कि आप अपना पैसा किस कंपनी में लगा रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं, आप उसका ग्रोथ रेट देख सकते हैं, आपको उसका एक्सपेंस रेशियो ध्यान रखना है कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, क्योंकि ये एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो फीस होती है जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है वो आपसे लेती है कि 1% भी होता है, 1% से कम भी। जनरली आपको कोशिश करनी है कि 1% से कम वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं आप उन्हीं को खरीदें। और म्यूचुअल फंड्स खरीदते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड परचेज करने हैं। इनडायरेक्ट में जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज़्यादा होता है। तो ये इनडायरेक्ट वाले जो होते थे वो पहले ब्रोकर्स के थ्रू होते थे, उनको इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड बोला जाता था। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से या एप्स के थ्रू डायरेक्टली हम म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, तो वो एक्सपेंस रेशियो वहाँ पर हमारा कम हो जाता है। तो अगर आप किसी एक फ्लावर को खरीदने की बजाय बुके खरीदना चाहें, यानी कि किसी एक स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, देन म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन उन लोगों के लिए सही है जिनको बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट की या फाइनेंस की नॉलेज नहीं है और जो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के स्टॉक परचेज करना चाहते हैं। बट हाँ, इसके लिए आपको फीस तो देनी ही पड़ती है। अब समझते हैं कि ये जो चारों इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको, ये कैसे काम करते हैं। इसमें जो गोल्ड और प्रॉपर्टी है वो एक साइड है और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड है वो दूसरी साइड है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जिस टाइम पर आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी की मार्केट अप है, उस टाइम पर गोल्ड भी अप होगा और स्टॉक मार्केट डाउन जाएगी। स्टॉक मार्केट में जब क्रैश होता है तो प्रॉपर्टी और गोल्ड का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है।
और वहीं जब स्टॉक मार्केट अप जा रही होती है तो उस टाइम पर प्रॉपर्टी और गोल्ड की वैल्यू जो है वो स्टेबल रहती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो दोनों जगह अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जिस टाइम पर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप रियल एस्टेट में अगर पैसा बढ़ा हुआ है, उस टाइम वहाँ बूम आया हुआ है, तो आप वहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और इसको स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के पैसे को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में बूम आया हुआ है तो आप इस पैसे को होल्ड करके रख सकते हैं, रियल एस्टेट और गोल्ड वाले को, और स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपको बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी आप वहाँ से पैसा विड्रॉ करके यूज़ कर सकते हैं। ये चारों तो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, जहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आपको बेटर लगता है उस ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सब में थोड़ा थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है डाइवर्सिफाई हो जाती है। क्योंकि हमें अपने सारे पैसे को कभी भी एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होती है तो उससे रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आपको अपने पैसे को कहाँ नहीं लगाना है। आपको अपने पैसे को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने में नहीं लगाना है। ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की होता है और आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो उसमें जा सकती है। ट्रेडिंग आप तभी करें जब आपको लगता है कि ये जो पैसा जिससे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर ये मेरा डूब भी जाता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इतना आपका रिस्क एपेटाइट है तो ही आप ट्रेडिंग की साइड जाइए, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट इज़ फार बेटर वे। इसमें धीरे धीरे पैसा बढ़ता है, बट बढ़ता है और आपका पैसा जो है वो रिस्क पर नहीं रहता है, आपका पैसा सेफ है। दूसरी चीज़, क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंडिया में लीगलाइज्ड नहीं है। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इन केस आपका पैसा अटक जाता है या फंस जाता है तो ये रेगुलराइज नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स जो हैं वो सेबी से रेगुलराइज्ड हैं, तो वहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क नहीं है, यानी आपका पैसा कोई लेकर भाग नहीं सकता है। उसे आप जब चाहें लिक्विडेट करके अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट उसे सपोर्ट नहीं करती है। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये सब जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो मेरी पर्सनल रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैं भी जानना चाहूँगी कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको बेटर लगता है, कहाँ पर आपको लगता है कि हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इट्स ऑल अबाउट basics of personal finance, and we'll meet in next video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye, take care.